दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी में सोशल स्टडी, वो भी क्लास 6 में। और हिस्ट्री है। हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यह क्लासेस दोस्तों स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए, पीसीएस, आरओ, एआरओ, डीएसएसबी के लिए, अर्थात जो टीचर की वैकेंसी दिल्ली से निकलती है, सुपर टेट, पीएचडी, टीएचटी, एसएससी, सीजीएल के लिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास 6 में। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्या, कब और कहाँ। देखिए दोस्तों क्या है, यह रहा क्या, कब, कहाँ और कैसे। देखिए रशीदा का सवाल। रशीदा एक स्टूडेंट है क्लास 6 की। वह उसका क्वेश्चन है कि रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। रसीदा जो स्टूडेंट है वह बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यहाँ यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। अर्थात लोग कैसे समझ जाते हैं कि इतने हजार वर्ष पहले यह घटना घटित हुई है या 100 साल पहले घटना घटित हुई। कैसे लोग जानते हैं, यह सवाल रशीदा के जहन में आया। अब आगे अपना टॉपिक है कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। आदि चीज़ों से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। कल क्या घटना घटित हुई थी या रिसेंटली 10 से 15 दिन में क्या घटना घटित हुई है। न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं या सेल फोन के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही ये जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। अर्थात हम अपने बड़े बूढ़ों से विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं कि 2010 में ऐसा हुआ था, 2008 में ऐसा हुआ था, 2016 में ऐसा हुआ था या 1975 में ऐसा हुआ था। विभिन्न प्रकार की घटनाएं जो उस समय रहे हैं, उनसे हम जानकारी ले सकते हैं। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, देखिए क्या है, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, गुजरा हुआ कल। जो वक्त के अनुसार गुजर चुकी हैं, जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं, उसी को अतीत हम कहते हैं। तो आइए देखिए, अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक होते हैं शिकारी, जो विभिन्न प्रकार के जानवरों का शिकार करके अपना भोजन बनाते थे, उसे आखेटक कहते थे, अर्थात शिकारी कहते थे। देखिए आखेटकों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों, फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपको हम बता दें, चाहे मुगलों ने भारत पर राज किया हो या दिल्ली सल्तनत रही हो या अशोक सम्राट रहे हो या उससे पहले भी कुछ राजा रहे हो, बट सभी के टाइम में ड्रेस पहनते थे, अर्थात सभी लोग पोशाक पहनते थे, भोजन ग्रहण करते थे और संगीत भी सुनते थे। भाषा भी होती थी, बट लेकिन कुछ ना कुछ सभी के शासन काल में परिवर्तित रहे हैं। अर्थात कुछ ना कुछ सभी के शासन काल में अंतर रहा है। देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों के जीवन में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। टेलीविज़न जब से आ गया डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और जो चीज़ें नेट पर पड़ जाती हैं वो आराम से देखने को मिल सकती। जैसे आप कोई पिक्चर देखना चाहें जो कि 1960 में रिलीज हो, आप तुरंत यूट्यूब पर जाते हैं, उसका नाम सर्च करते हैं और वह सेल फोन में आपके आ जाती है और आराम से उस मूवी को आप देख सकते हैं, जो मूवी आज से लगभग 60 साल पहले शूट हुई थी, अर्थात रिलीज हुई थी। लोग कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पहले, लोग कहाँ रहते होंगे, कैसे घर होते थे। देखिए कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, नर्मदा नदी। किस तट पर? नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे
जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। अर्थात देखिए दोस्तों, रहते थे नदी किनारे और क्या करते थे, जंगलों से विभिन्न प्रकार के फल लाते थे, लकड़ी लाते थे, उससे अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके बाद वही शिकारी जानवरों का भी शिकार करके उनका भी भक्षण करते थे, अर्थात भोजन के रूप में भी इस्तेमाल करते थे। अब देखिए दोस्तों, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कृथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। सबसे पहले कौन सी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था? गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़ बकरी, गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का भी पता लगाइए। देखिए, गारो खासी जो पहाड़ियां हैं डियर स्टूडेंट्स, वह मेघालय में आती हैं। वहां पर विविधता अर्थात जैव विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। और बात करें विंध्य पहाड़ियां, तो ये मध्य भारत में पहाड़ियां स्थित हैं। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र हैं जहां कृषि का विकास हुआ है, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया था। देखिए दोस्तों, चावल सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था? ये उपजाया गया था उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में सबसे पहले चावल उगाया गया था। ये देखिए दोस्तों, मानचित्र एक है उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र। आपको नदियां दिख रही होंगी। सबसे पहले झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये सिंधु नदियां आदि आपको दिखाई पड़ रहे हैं। काबुल नदी, सुलेमान, किरथर, आप देख पा रहे होंगे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि देखिए थार मरुस्थल आप देख पा रहे होंगे, जो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में स्थित है। यमुना नदी जो कि गंगा की बहुत बड़ी सहायक नदी है। हिमालय की पहाड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे। चंबल नदी, विंध्य पहाड़ियाँ जो कि मध्य भारत में स्थित हैं। सोन नदी जो कि गंगा की एक सहायक नदी है। इधर आप ब्रह्मपुत्र नदी, गारो पहाड़ियाँ, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र मिलकर यह मेघना का निर्माण करती हैं, अर्थात यह डेल्टा भी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। महानदी आप लोग देख पा रहे होंगे, गोदावरी नदी, दक्कन अर्थात दक्षिण भारत की नदियां हैं, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा, पश्चिमी घाट जहां पर सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। कावेरी नदी, पूर्वी घाट, बंगाल की खाड़ी आप लोग देख पा रहे होंगे। इधर अंडमान निकोबार भी आप लोग देख पा रहे होंगे। अरब सागर, लक्षद्वीप, हिंद महासागर और ये छोटा सा जो आपको कंट्री दिख रहा है लटका हुआ, ये श्रीलंका है। क्या है? श्रीलंका यह है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए दोस्तों, मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व, 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जैसे आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा। ये जितनी भी सभ्यताएं पाई गई हैं डियर स्टूडेंट्स, सब नदियों के किनारे पाई गई। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नदी के पास या उसके तट पर रहने में इनको सुविधा होती थी। पीने के लिए पानी मिलता था, नहाने के लिए भी पानी मिलता था। इवन जो भी इनके दैनिक कार्य होते थे, डेली रूटीन के जो काम होते थे, सारे के सारे पानी से संपन्न करते थे। भोजन के लिए जंगलों में घूमते थे, फल फूल प्राप्त करते थे और जानवरों का भी शिकार करते थे। देखिए, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। देखिए, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। देखिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, जो कि वर्तमान में बिहार है। क्या है दोस्तों? वर्तमान में बिहार के नाम से
फेमस है। बिहार की अपने आप में एक विशेषता है कि वहाँ के लोग मैक्सिमम सिविल सर्विसेज में भी जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु, जो धार्मिक गुरु होते थे, क्या होते थे, जो धर्म की शिक्षा देते हैं, उनको डियर स्टूडेंट्स धार्मिक गुरु कहा जाता है। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता वश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जैसा कि कहा जाता है कि समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचने का जो रास्ता खोजा था, वो किसने खोजा था दोस्तों? 1498 में। वो आप लोग बताएंगे कौन थे जो पुर्तगाल से समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचे थे? उनका नाम आपको बताना है और सन है 1498। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? देखिए, हम लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अपने किसी पर्सनल काम से, ऑफिस जाने के लिए, स्टडी जाने के लिए, पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, रिश्तेदारों से मिलने के लिए, घूमने के फिरने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए। हर यात्रा के पीछे कोई ना कोई एक खास मकसद होता है। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखें, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। देखिए दोस्तों, सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे, ठीक है। और उससे पहले अगर आप देखना चाहें तो आक्रमण किया था 712 में अरबी ने, अरबों ने ही आक्रमण किया था। फिर दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल वंश, इसी दौरान पुर्तगाली भी आकर बसे थे 1498 में। और जब देश आज़ाद हो गया 1947 में, उसके बाद 1961 में उन्होंने वो भारत से गए। अर्थात सबसे पहले गोवा में आए थे और सबसे बाद में वो गोवा से गए हैं 1961 में। गोवा, जिसकी राजधानी वर्तमान में पणजी है, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देखिए दोस्तों, पत्थरों की बात करें, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा, और आगरा में स्थित है ताजमहल, जिसे विश्व का 7वां अजूबा कहा जाता है। वह बेहतरीन संगमरमर का तराशा हुआ एक बेहतरीन उदाहरण भी है। देखिए, देश के नाम, अब हम लोग पढ़ेंगे देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है वह इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 250 वर्ष पूर्व, 250 नहीं दोस्तों, 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के, देखिए दोस्तों, जो भारत का नाम आता है वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक
लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा था। अर्थात अपने देश का नाम क्या है? भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। 3 नामों से हम लोग अपने देश को जानते हैं और अपने देश की जो कैपिटल है वह दिल्ली है। कहाँ है? दिल्ली है। देखिए दोस्तों, अब अतीत के बारे में। अब जैसे ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। पहले क्या होता था, कागज नहीं होते थे तो ताड़पत्रों पर ही सारी की सारी जानकारियां लिखी जाती थी। इनको पांडुलिपि कहते थे। क्या कहते थे? पांडुलिपि कहते थे। और ये भी विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं और इनकी स्टडी करके विभिन्न प्रकार की पुरानी अर्थात अतीत जानकारियों को भी उकेरा गया है, निकाला गया है, और जिससे पुराने रहन सहन, भोजन करने के तरीके, कैसे लोग जीते थे, कैसे शिकार करते थे, सारी की सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में पूरे के पूरे दोस्तों नगर प्राप्त हुए हैं खुदाई से। देखिए, अतीत के बारे में कैसे जानें? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पहली चीज, ये हाथ से लिखी जाती थी। किसी टाइप की प्रिंटिंग मशीन का कोई यूज नहीं होता था और इसे पांडुलिपि कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। देखिए, पांडुलिपि इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में से मेन्यू स्क्रिप्ट कहते हैं, और ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ, अर्थात हाथ से लिखी हुई किताब। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। ये देखिए दोस्तों, एक पांडुलिपि है जो कि ताड़पत्र पर लिखी गई है। इसको आप लोग पढ़ें, मैं तो इसे पढ़ नहीं पाऊंगा दोस्तों। देखिए, इस तरीके का एक यूनिक एग्जाम्पल है कि ताड़पत्रों पर कैसे लोग हाथों से लिखा करते थे, कितने अच्छे से। फिर इन्हीं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त हुई हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुई हैं। कहाँ प्राप्त हुई हैं? मंदिरों और विहारों में प्राप्त हुई होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, देखिए, धार्मिक मान्यताओं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे, क्योंकि इतने सारे वो लोग युद्ध करते थे दोस्तों कि उन्हें याद नहीं रहता था कि क्या हुआ है। तो क्या करते थे कि वो इस तरीके से उकेर कर या लिखवा कर सुरक्षित रखते थे ताकि उनको याद रहे और उनके जाने के बाद उनकी जो आगे की पीढ़ी है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। देखिए दोस्तों, लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर, अशोका द ग्रेट, मौर्य साम्राज्य के बहुत जबरदस्त और बिंदुसार के बेटे रहे हैं और बेहतरीन राजा भी रहे हैं। कौन? अशोका। इन्होंने कलिंग युद्ध किया था। इसके बाद इन्होंने
अपने मन को शांति दी और धर्म के बौद्ध धर्म को ग्रहण कर कर इन्होंने लड़ाई करना, युद्ध करना बंद कर दिया था। देखिए, इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ो, अर्थात नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें आपको बताएंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियां तथा भाषाओं में है। देखिए, यूनानी और अरामेइक, ये दोस्तों रहा, देख सकते हैं अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आई थी? देखिए दोस्तों, अगर आप पत्थर पर लिखवाएंगे वह हजारों वर्षों तक चलेगा। किसी पत्ते पर या कागज पर तो वो कुछ वर्षों में खराब होने की संभावना रहती है। पत्थर पर लिखना थोड़ा सा कठिन है, बट वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। देखिए, पुरानी चीजों पर जो स्टडी करे और जानकारी दे उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले थे। ये देखो, आप आ जाओ। देखिए, बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र आप देख पा रहे हो, जिसे घड़ा बोलते हो, घड़ा बोलते हैं, सुराही भी बोलते हैं। इसमें पानी पहले लगभग 20 साल पहले लोग इसका अधिक उपयोग करते थे। अर्थात इसमें गर्मियों के समय में पानी भरकर रख देते थे और वेपराइजेशन की वजह से पानी शीतल हो जाता था, ठंडा हो जाता था और पीने में इसका उपयोग करते थे। आज भी भारत के 40% लोग जो कि रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं इसका ज़रूर उपयोग करते हैं और सिटी में बहुत कम लोग यूज करते हैं। कारण है कि अब इतनी टेक्नोलॉजी अधिक हो गई है, लोग फ्रिज के रूप में फ्रिज में पानी ठंडा करके पीते हैं, ना कि इन प्राकृतिक बने हुए बर्तनों में। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का आप देख सकते हैं। ये रहा चांदी का सिक्का, किस तरीके से है ये। इस तरह सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? देखिए, अब जो सिक्का चल रहा वो एक गोला आकृति में चल रहा। ये कैसा है? ये चौकोर है, इसकी आकृति अलग है। आज अशोक का चिन्ह है, बट इसमें कहीं भी अशोक का चिन्ह नहीं है। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। देखिए, जल जाएंगे तो कोई भी उन्हें कीड़ा मकोड़ा खाएगा नहीं, और वैसे अगर पड़े रहेंगे साबुत दाने तो कोई ना कोई उसे खा लेगा और फिर वो किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं होगा। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। अर्थात इनसे जो भी जानकारी मिलती है तो ये कहते हैं कि पांडुलिपि से मिली, अभिलेख से मिली है। इनसे जितनी भी जानकारियाँ मिलती हैं तो ये कहते हैं कि इन स्रोतों से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ 3000 साल पहले ऐसी संस्कृति हुआ करती थी। लोग कपड़े ऐसे पहनते थे या मिट्टी के खिलौने प्रयोग करते थे या जौ की खेती करते थे। ये विभिन्न प्रकार की चीज़ें बताते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत की प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार
तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए अतीत एक या अनेक। देखिए अतीत एक या अनेक, क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तत्व की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। जैसे आप देखो, जम्मू कश्मीर की लाइफ स्टाइल अलग है, उनका कॉस्ट्यूम अलग है, वो अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। ऑफिशियल की बात नहीं कर रहे हैं, लोकल की बात कर रहे हैं। लद्दाख देख लीजिए। इसके अलावा पंजाब में आ जाइए, फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात का देख लीजिए। इधर आप अरुणाचल प्रदेश का देख सकते हैं, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। लगभग हर राज्य की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा और उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, जो पहनावा है, वो भी थोड़ा बहुत चेंजमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष। बिल्कुल दोस्तों, जो उस समय पावरफुल होता था, उस दौरान शासक होता था या कोई खास व्यक्ति होता था, वही लेखा जोखा रखता था। अब तो ऐसा ट्रेंड है कि सब कुछ आप नेट पर अपलोड कर दीजिए, आप रहें ना रहें, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जब तक नेट रहेगा तब तक वो इन्फॉर्मेशन बरकरार रहेगी। पहले लोग डायरियाँ लिखना पसंद करते थे। डायरी में अपनी पूरा वृत्तांत लिखते थे, कैसे उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की, कैसे जॉब ये हासिल की, या लाइफ में उनके क्या-क्या संघर्ष रहे, क्या-क्या समस्याएं रहीं। अब देखेंगे तिथियों का मतलब, जिसे आज आप लोग डेट के तौर पर जानते हैं। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे, तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष, जैसे 2022 अब चल रहा है, तो आप बता सकते हैं कि 2022 चल रहा है, यह महीना रहा है। तो वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। थोड़ा सा दोस्तों एक बार यहाँ से और आप देख लें। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अर्थात 2022 चल रहा है, तो आप कह सकते हैं 2022 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों में ईसा पूर्व अर्थात ईसा से पहले, और पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान में पूर्व की तिथियों का उल्लेख कर सकते हैं। जैसे अब क्या चल रहा है, 2022 कह सकते सन चल रहा है, या 1908 ईस्वी। देखो, ईसा पूर्व है तो ईसा मसीह के जन्म से पहले, अगर ईस्वी है तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात हो रही है। ये देखिए, इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, इतिहास तथा तिथियां। अन्यत्र भी देख सकते हैं, जैसे कुछ चीजें ये आपको देखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के चिन्ह हैं। देखिए, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है।
इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। देखिए कुछ इस तरीके के भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। देखिए ये आकृतियाँ हैं, इनको एक बार जरूर आप देख लें और याद दोस्तों जरूर रखें। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी तथा मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। कारतूस दोस्तों वो बंदूक वाला नहीं, ये इसमें जिनमें इनका नाम होता तो उस फ्रेम को कारतूस कहते थे। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बनाए गए। एक बार जब उन्होंने जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते। देखिए पी देखिए, टी देखिए, एल शेर के लिए, एम, एस, ए चिड़िया के लिए है। ठीक इस तरीके से सब दर्शाए गए हैं। देखिए दोस्तों उपयोगी शब्द जैसे यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना, ये कुछ शब्द रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप लोग देख सकते हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था, इसको आप लोग जरूर याद रखें। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व प्राप्त हुए थे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इतनी चीज़ें दोस्तों मैंने बताई और ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। और दोस्तों इस चैप्टर के अलावा आपको फटाफट इसके शॉर्ट नोट्स भी प्राप्त होने वाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। फटाफट डियर स्टूडेंट्स इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।